नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सीरीज शुरू किया हूं दोस्त। इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पूरा का पूरा क्लास 6 से लेकर, जी हां, क्लास 6 से टोटल 12th क्लास तक का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं दोस्त इस वीडियो सीरीज में। जी हां, और वो भी एनसीईआरटी का है। और आप देख सकते हैं दृष्टि चैनल वाले आईएएस वाले ने जो डाला है उन्हीं के पीडीएफ से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने ये पीडीएफ नहीं बनाया है। और हर एक वीडियो में एक क्लास कंप्लीट कराया जाएगा इसमें। जैसे इस वीडियो जो मैं अभी आप देख रहे हैं, इसमें आपको संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 6 मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन थ्योरी के साथ आपको मिलेगा इसमें। आप देख सकते हैं इस वीडियो सीरीज में पूरा का पूरा कंप्लीट मैं कराने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं बता देना चाहता हूं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जी हाँ, उसमें स्पेशल टीआरई 4.0 के लिए आपको जितने भी वन शॉट सीरीज है वीडियो, जितने भी वन शॉट बनेंगे हर एक क्लास के उसमें आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। वहां से आप अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। लगातार 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितने लंबे वीडियोज हो, एक क्लास एक वीडियो में कंप्लीट हर बार आपको मिलेगा। और आसानी से आप यहां से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्यों मैंने शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 3.0 सिलेक्ट किए हैं, जो टॉपर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन लोग का यही कहना था कि ये पीडीएफ उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो सीरीज शुरू किया हूं। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ दोस्त, और आप क्यों मुझसे पढ़े इसकी जानकारी मैं आगे आपको बता दे रहा हूं। जैसा कि मैं बताया दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। आज के डेट में यदि मैं बात करूं खुद, तो मैं बीएससी कर रखा हूं, एमएससी कर रहा था और बीएड कंप्लीट कर रखा हूं। गवर्नमेंट जॉब में हूं आज, और 2009 से टीचिंग लाइन में जुड़ा हूं, ताकि एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस 15 सालों का मेरे साथ है। स्टूडेंट कैसे टॉप करते हैं, स्टूडेंट कैसे जॉब लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ के जॉब लिए हैं। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ सके, निश्चिंत होकर पढ़ सके। जो भी गाइड करूँगा बेहतरीन करूँगा। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, पहले इस चीज़ को जानिए कि क्या क्या इसमें पढ़ने को हमें मिलेगा। तो आपके सामने देख सकते हैं क्लास 6 में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन के घटक, तंतु से वस्तु तक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों के पृथक्करण, हमारे चारों चैप्टर आप देख लीजिए। इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो 8 चैप्टर करेंगे। और साथ में बता दूं कि जो भी ये पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप सेशन सारे देख ले, उसके बाद पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इनसे खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ से 9th क्लास का शुरू हो गया है चैप्टर्स, फिर 10th क्लास का चैप्टर्स है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हुए, तो सारे हम लोग करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, पूरे डिटेल के साथ करेंगे। आप खुद देख सकते हैं, जैसे क्लास 6 का यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है अभी फर्स्ट में, और 6th क्लास में क्या है, साइंस का। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भोजन कहाँ से आते हैं, चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ओके, तो जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, और नेक्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गुण हो, इनमें से कोई नहीं। अब खुद सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर्वाहारी में, जिसमें दोनों के गुण हो। तो आंसर यहाँ दे दिया, उसके अलावा डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल भी साथ में करते चलेंगे, ठीक है। जैसे जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जो केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहा जाता है। लेकिन जो जंतु और पादप दोनों और दूसरे प्राणी को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, डिटेल करते चलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का, सॉरी। तो ये बेहतरीन एक सेशन होने जा रहा है जो आपके बड़ी काम आएगा। कुछ दिन बाद आप अनुभव करने लगेंगे कि नहीं, कितना बेहतरीन सर सेशन लेकर आए हैं। थोड़ा लंबा लंबा वीडियो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि इस सेशन को बहुत जल्दी कंप्लीट करा सके। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का पूरा एनसीईआरटी मैं क्लास 12th क्लास तक का कंप्लीट करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाके उसको भी देख सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि नहीं दृष्टि आईएएस वाला करा दीजिए सर, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं एक बार इसे भी कंप्लीट करा देता हूं। तो आपने देख लिया पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। कह रहा है मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इन्हें भंडारित करती है, क्यों करती है। तो ऑप्शन पर नहीं ज्यादा जाएंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन पर नीचे बात करेंगे। कह रहा है मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करती है
इससे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्षों के लिए कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। वर्ष मतलब साल भर में कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं, और अंततः मधुमक्खियां इस मकरंद को भंडारित कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग करती रहे। इस क्वेश्चन का देखिए जरा, दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है कि सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। पहले तो एक बात आप समझिए जरा कि दूसरा नंबर आंसर हो नहीं सकता कि सभी पौधे की जड़ और तना पुष्प हम लोग खाते हैं, नहीं, गलत बात है। पहला तो सही है कि हाँ, पौधे एवं जंतु भोजन का स्रोत है। नेक्स्ट है आपका कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये बात भी सही है। कौवा मांसाहारी जीव है, ये आप नहीं कह सकते। तो 1 और 3 वाला आंसर हो जाएगा। 3 नंबर तो सही है। पौधे एवं जंतु मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। आइए इसके आंसर पे देखते हैं क्या हो सकता है। डी आंसर कह रहा है, यानी कि 2 और 4। सॉरी, सही मैं बोल रहा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य पूछना था, गलत को पूछ रहा था। तो गलत तो पहला ही, सॉरी, ये गलत तो हमने कितना किसको देखा था, 2 को देखा था, और 3 को गलत 4 को गलत देखा था। वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आपका 1 नंबर है कि जो पौधे और जंतु है वही भोजन का स्रोत है, और साथ में कुछ पौधों के 1 से अधिक भाग हम लोग खाते हैं। अंडरस्टैंड। आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, पढ़ेंगे जरा। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधे का मुख्य स्रोत, कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ विविधताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी पक्षी है, वो फल फ्रूट्स भी खाते हैं, और साथ में आपको देखेंगे तो मांस भी खाते हैं कौवा। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है सूची मिलाना है, ठीक है, ये रहा आपके सामने, बताइए जरा। कह रहा शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ को आप क्या कहेंगे? दूसरे जंतु को खाते हैं, ये तो सही है इसके लिए। शाकाहारी कौन होते हैं? जो सब्जियां खाते हैं। पालक, 1 मिनट, ओके। दूध, पनीर, घी, दही, ये सारे जंतु उत्पाद है। पालक और फूलगोभी नहीं, तो ये सब्जी में लगा दीजिए इसको, ये सब्जी में चला जाएगा, और ये जो है ये कहाँ आ जाएगा आपका? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सही है। पेड़ पौधा और पेड़ पौधा के उत्पाद को ये खाने वाले हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है, शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी की बात करें, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूलगोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी क्या है? जंतु उत्पाद है, यानी जंतु से प्राप्त होते हैं। चैप्टर पहला कंप्लीट यहाँ पे होता है। चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर दूसरा कह रहा है आपका भोजन के घटक निम्नलिखित में से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। जो पोषक तत्व है उसमें क्या क्या है? जैसे खनिज लवण है, विटामिन है, आहारी रेशे हैं, ये सारे पोषक तत्व में सम्मिलित क्या है सो बताना है। आप खुद समझिएगा जरा। या तो ऑप्शन ए हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, या तीनों हो सकता है। आप इस पे गौर कीजिएगा, 3rd नंबर वाला पे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है? पोषक तत्व सम्मिलित है। पोषक तत्व क्या आहार रुक्षांश में आता है? कमेंट्स में आंसर दीजिए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? तो आप कहेंगे कि जी नहीं। आप इसका आंसर जान लीजिए, बी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके बारे में जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका जवाब नीचे है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आते हैं, वसा आते हैं, विटामिन आते हैं, और खनिज लवण आते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा और जल भी होता है, बट आहारी रेशा और जल
ये रुक्षांश होते हैं और हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ नहीं देते हैं, बस ये हमारे फूड पाइप को क्लीन करते हैं, पेट को भर देते हैं कि ताकि हम बहुत ज़्यादा खाना ओवरडोज ना खा पाए, और ये हमारे शरीर में बस यही इसका बेनिफिट है, इससे कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो यस सर। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपने पहले भी सोचा होगा इसके बारे में कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कर देता है। जी हाँ। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में क्या कह रहे हैं, शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए काम आते हैं। तो जी हाँ, प्रोटीन जो है, खनिज लवण, ये दोनों क्या वृद्धि के अनुरक्षण यानी सुरक्षा रखता है और वृद्धि कराता है। नेक्स्ट है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा में सहायता होता है। एकदम सही बात है, यानी इसका जवाब आप देंगे, तीनों सही है इसमें, कि किसी में कोई गलती नहीं है। ये माइंड में रखिए कि विटामिन हमारे शरीर को रक्षा देता है, रक्षा करता है, और प्रोटीन और खनिज वृद्धि भी कराता है, अनुरक्षण भी करता है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमारे ऊर्जा देता है। देखिए एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में यहाँ बता दें, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो इंस्टेंट एनर्जी हमको देता है। हम जैसे रोटी चावल खाएंगे एनर्जी आ जाएगा, लेकिन जो फैट होते हैं जैसे घी खाएं, तेल खाएं, इसमें बहुत एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, बट ये हमें लंबे समय में जाकर देते हैं, बाद में जाकर ये हमें एनर्जी देते हैं, मतलब इंस्टेंट नहीं देते हैं। इन दोनों में अंतर इतना ही का है। लेकिन अगर पूछा जाए ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, उतना ही अमाउंट में अगर आप घी खाते हैं, उतना ही अमाउंट में अगर आप चावल दाल खाते हैं, तो आप खुद सोच के देख सकते हैं, चावल दाल में एनर्जी तुरंत मिल जाता है आपको, लेकिन घी में बहुत मात्रा में एनर्जी होता है। चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, सही बात है। प्रोटीन खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होता है, और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देती है, जबकि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करता है। बात समझ गए? जो बिना पचा हुआ भोजन है उसके साथ मिक्स होकर रुक्षांश हमारे शरीर से उसको आसानी से निकालते हैं। आप ये चीज़ आम जिंदगी में देख सकते हैं, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है, आप देखेंगे डॉक्टर उसको बोलेगा थोड़ा सा नहीं साग वगैरह आप खाएं, और वो खाते हैं, या भुंजा जो बोलते हैं हम लोग, भुने हुए चना, ये इन चीज़ों को बोला जाता है खाने के लिए। ये बहुत हेल्प करता है उसमें, क्योंकि बहुत सारा मात्रा में उसमें कार्ब्स होते हैं। आगे कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, तो आइए करते हैं। अमीनो अम्ल, मर्द और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है। नीचे कहा जा रहा है इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, सॉरी, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो एकदम छोटा बच्चा भी आराम से बता देगा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। यहाँ नीचे कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में हम जानते हैं। मड स्टार्च और शर्करा यानी शुगर के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अमीनो अम्ल प्रोटीन है। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन है। तो ये सारी बात आप ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, कह रहा है वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनता है। हंस रहे होंगे कुछ लोग। जी हाँ, ये हम 100% सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ये गलत है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा नहीं, उल्टा है। वसा में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो 1 और 2 इसका सही है, तीसरा गलत है। आइए इधर सॉल्यूशन से समझने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए बी कह रहा है कि सही होगा, 1 और 2 ही केवल सही है। कह रहा है यहाँ पे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अब सोचिए ना, 1 चम्मच आपने चावल खाया और 1 चम्मच घी खाया, आप खुद सोचे एनर्जी ज़्यादा किस में मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। जल क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। समझिएगा जरा, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। एकदम सही बात है। हम लोग अगर मान के चलिए आपको प्यास लगा है या शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन हो चुका है, डॉक्टर क्या करता है? पानी सिर्फ नहीं पी सकते हैं आप, तो कहता है तरबूज खाइए,
खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, इन सभी में पानी है। दाल खाते हैं हम लोग, तो इन चीज़ों से क्या होते हैं, हमारे शरीर में चावल खाते हैं, इन सभी में पानी होता है, हमारे शरीर को पानी मिल जाती है। ये सही बात है पहला। दूसरा कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। 100% सही है, यानी इसका 1 और 2 दोनों आंसर कहेंगे सी नंबर। इतनी बात तो आराम से आप समझ रहे होंगे। कहा जा रहा है इसके सॉल्यूशन करिए, दोनों कथन सही है। क्यों? सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल ले लिए, दूध ले लिए, चाय ले लिए। आगे कहा जा रहा है कि जल भोजन और उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता होती है। क्लियर है? तो यस। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैच कराने के लिए कह रहा है, ठीक है। विटामिन ए से कौन सा बीमारी होती है? तो आंखों की बीमारी होती है, तो दृष्टिहीनता आप कह सकते हैं। इसको लगा देता हूँ दृष्टिहीनता में। चलो भाई, बढ़िया बात है। आपने सुना होगा विटामिन सी, स्कर्वी, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाती है, रिकेट्स, ठीक है। शरीर का टेढ़ा हो जाना, हड्डी कमजोर हो जाना, टूट जाता है हड्डी बहुत जल्दी। विटामिन बी1 के कमी से बेरी बेरी होती है। तो ये रहा इसका मैचिंग। फिर से एक बार पढ़ लीजिए जरा। विटामिन ए से आपको दृष्टिहीनता होती है, आंखों की बीमारी होती है। विटामिन बी1 से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, दांतों से ब्लड वगैरह आती है। विटामिन डी से आपको क्या होता है, रिकेट्स नाम का बीमारी होती है। चलो, समझ रहे हैं? 6 क्लास का चैप्टर 2 चल रहा है। देखिए सामने चैप्टर 3 भी दिख गया, यानी कि चैप्टर 2 भी, सॉरी एक सेकेंड दीजिए मुझे। जी हाँ, सॉल्यूशन के साथ आराम से पढ़ते चलेंगे। एक सीट यदि आप लेना चाहते हैं हकीकत में, तो इसे दिल से लगा लीजिए। ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं 12th क्लास का सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ और नहीं आप कर रहे हैं। और आप सोचिए 12th क्लास तक हम लोग करने जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट कर रहा है विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। नेक्स्ट बहुत अच्छा यहाँ पॉइंट है बी नंबर में कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। गौर से तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग का बहुत अच्छा लक्षण है। विटामिन सी की बात कर रहा है कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूरों में खून निकलना और घाव भरने से अधिक समय लगना इस रोग का लक्षण होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें अस्थियां मतलब हड्डियां मुलायम होकर मुड़ सा जाती है। बच्चों को देखेंगे गोल सा पैर हो जाता है, मतलब इस शेप में पैर देखेंगे बच्चों का, ऐसे हो जाता है, सीधा पैर ना होकर। अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। पूरा अपना 100% दिया। असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन में मैं यही गलती किया था, असत्य, सत्य पढ़ लिया था, तो असत्य को पहचानना है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। मैं इस तरफ से इसको सही का चिन्ह लगाता हूँ, ये सही है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होती है, नहीं। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होती है। बात समझ में आया? विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, तो ये भी सही बात है। बात समझ में आ रही है? आगे कहा जा रहा है विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करती है। एकदम सही बात है, यानी गलत कहां निकला? तो बी। विटामिन सी घावों को भरने में सहायता करती है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, यानी इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। अब अंडरस्टैंड किए आप? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सहायक है? विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। घाव भरने में विटामिन सी काम आती है। अंडरस्टैंड? और विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्या कि कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट हो जाती है? तो आंसर आप क्या डालते हैं उसमें? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें मैंने क्या बताया? कैल्शियम का पहला हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। अस्थिच है मतलब हड्डियों कमजोर पड़ रहा है, उसका टूटना। आयोडीन से घेंगा, ये सही है। दंत अस्थिच है जो है, दंत का क्षय लौ से नहीं होता, ये गड़बड़ है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। आइए इसके सॉल्यूशन से बातों को समझते हैं। कहा जा रहा है कि लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। मतलब लंबे समय तक अगर आपको वो चीज़ ना मिले तो आपके शरीर में उस चीज़ की कमी हो जाएगी।
कैल्शियम के कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार हो जाती है। किसके कमी से? कैल्शियम से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना तथा बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। देखिए, घेंघा में गर्दन फूल जाता है तो असल में क्या है, हमारे गला के अंदर होता है जिसको बोला जाता है ग्लैंड। ये जो ग्रंथि है ये बहुत मेहनत करता है आयोडीन के कमी के कारण, और धीरे धीरे मेहनत करने से धीरे धीरे फूलते चला जाता है, क्योंकि उसको बहुत मेहनत लगता है, आयोडीन मिल नहीं रहा होता है, इसी वजह से वो फूलते जाता है। लौह की कमी से अरक्तता होती है, महिलाओं में ज्यादातर होती है, मासिक धर्म आने के कारण हर महीने में उनमें अरक्तता हो जाती है, यानी ब्लड की कमी। ठीक है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? धीमा वृद्धि होता है किस कमी के कारण होता है? विटामिन के कारण, वसा के कारण, प्रोटीन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए, ऐसा ऊपर में हमने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन नहीं था लेकिन उसके जो सोल्यूशन था वहां से हम लोगों ने देखा था कि मानव शरीर में वृद्धि कराने वाला कौन सा है? प्रोटीन है, विटामिन है, या वसा है? बी नंबर पर ध्यान रखिएगा और आंसर कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा मैंने क्यों कहा था बी पर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन के कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अंडरस्टैंड। 2 चैप्टर यहां तक कंप्लीट हो गया। आइए अब तीसरी चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। कहा जा रहा है तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निगेटिव। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है रुई और जूट जैसी तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। पादप मतलब पौधा से, तो जी हाँ, रुई और जूट दोनों पादप से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं। पहला तो सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो होता है नारियल का बाहरी आवरण होता है। सोचिए जरा। नहीं, इसकी बात अभी करेंगे क्यों नहीं है। रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है, ये तो सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, एकदम सही बात है। जंतु मतलब जानवर से ऊन और रेशम प्राप्त होते हैं। आइए अब बी नंबर को समझ लेते हैं क्यों गड़बड़ वो था। तागा यानी धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से यानी पौधों से प्राप्त होती है। जूट पटसन के रेसे है। जूट जो है पटसन नाम के एक पौधा है, उसका रेसा है, उसके जो स्टेम पर से निकलता है, खाल निकलता है, उससे बनता है। आगे था पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। पटसन के बारे में भी यहाँ कह दिया कि पटसन क्या है? एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पट या पटुआ भी कहा जाता है। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, निकलता है, तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट या याक के बालों से प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड हो गया होगा सारी बात। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि जूट जो है नारियल के बाहरी आवरण नहीं है। जूट जो है नारियल के बाहरी आवरण नहीं है, जबकि जूट क्या है? जूट पटसन के रेसे है। अंडरस्टैंड हो गया। और पटसन के बारे में ये भी जान लीजिए, द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। पट या पटुआ भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम। यहां कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन यहां पे है, पढ़िए इसको। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? मतलब संश्लिष्ट समझते हैं जिसको कि लैब में मानव ने बनाया, उसको संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। टोटल 5 ऑप्शन दिया है। इसमें से यदि बात करें 2, 3 और 4, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, बात समझ में आया? ये सभी क्या है? ये तीनों जो है ये सारे है मानव ने बनाए हैं मशीन से, मतलब लैब में। पॉलिएस्टर को भी, एक्रेलिक को भी और नायलॉन को भी। नाम से भी थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। अब देखिए फ्लैक्स, फ्लैक्स किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। जूट जिसको पटुआ हम लोग बोलते हैं तो उसको फ्लैक्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एक। नेक्स्ट क्या होगा? रेशम। रेशम रेशम कीड़ा से प्राप्त होता है, तो ये दोनों संश्लिष्ट नहीं है। आइए अब इसको समझते हैं सोल्यूशन से। कहा जा रहा है कि कपास, जूट यानी जूट को ही फ्लैक्स बोलते हैं। इंग्लिश नहीं जानेंगे तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फ्लैक्स पोस्टर मत समझ जाइएगा। कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। और इसका नाम याद रखिए, उसके अलावा सारे संश्लिष्ट है, तो माइंड में बस इतना ही रखिए आप। क्या क्या? कपास हो गया,
जूट यानी फ्लैक्स हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। बात समझ में, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है पादप और जंतु से। उसके अलावा जो भी नाम देगा वो कुछ भी दे, जैसे पॉलिएस्टर दे, नायलॉन दे, एक्रेलिक दे, ये सारे क्या है, संश्लिष्ट है। ये सारे संश्लिष्ट तंतु है, जंतु है या पादप से नहीं प्राप्त है। तो मुझे लगता है अच्छे से आपको ये बात अब समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये जगह आपसे पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल में की जाती है, बिहार में की जाती है, केरल में या आसाम में की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, उपयुक्त सभी भी है और अलग अलग सीक्वेंस बनाया गया। आप माइंड लगाइए कि कौन कौन जगह पे हो सकता है। एक साइड के एरिया में पूरा संभावना है होने का। अब इससे समझ सकते हैं कि 1 2 3 होगा या 1 3 4 होगा। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। केरल एक अलग से उसमें डाला हुआ था, है कि नहीं है? आपने देखा यहाँ पे, ये जो केरल है ये तो नीचे की एरिया है, असम हो गया, बंगाल हो गया और बिहार हो गया, एक जगह आसपास का है। तो इन्हीं जगह पे सबसे ज्यादा पटुआ या पटसन उपजते हैं। पढ़िए जरा इसको। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। अंडरस्टैंड हो गया? और हम लोग दूसरा देश का बात नहीं करेंगे, बंगाल में भी बहुत सारा इसका खेती होता है। चलिए पढ़ा जाए इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, मतलब जब फूल निकलने लगता है उसी समय काट लेते हैं। अगला कह रहा है कि पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखा जाता है। ये तो हर कोई जानता है कि पटुआ का जो, आप खुद सोचिए ना, स्टेम के ऊपर में उसका लगा हुआ है। अब स्टेम के अंदर का जो पार्ट है उससे हटना है, उसके उसके छिलकोइया को हटाना, यानी छिलके को हटाना। कैसे हटेगा? थोड़ा पानी में भीगेगा कुछ दिन, और एक कीड़ा होता है वो उसको क्या करता है, बैक्टीरिया के द्वारा उसको थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन जो भी कह सकते हो वो होता है। उसके बाद वो क्या होता है, अपने आप उसके रेशा बन जाता है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे। तो यानी सारे सही है, जब फूल लगने वाले होते हैं उसी समय काट लिया जाता है। उसके बाद पटसन के तनों को पानी में डुबा कर रखा जाता है और रेशे को तागा बनाने के लिए कताई कहा जाता है। चलिए पर यहाँ पे, सामान्य पटसन पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतु को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है और थोड़ा सा इसमें मजबूती आ जाती है। यहाँ पे ये भी चैप्टर दोस्त कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए चौथा लेसन हम लोग करते हैं। फोर्थ लेसन में कहा जा रहा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करिए। ऑक्सीजन है, सिरका है और मिट्टी का तेल है और नींबू का रस है। निम्नलिखित में से कौन से जल में विलय है? नींबू का रस मिल जाएगा, सिरका भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन भी तो पानी में रहता ही है, सही बात है। बट मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, कम है। पानी का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी मतलब घनत्व की बात मैं कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कह रहा है, कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय या पदार्थ या गैस कहलाते हैं। जल में विलय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते। ऐसे पदार्थ को जल में अविलय कहे जाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल हो गया या ज्यादातर तेल जो भी होते हैं वो सब नहीं घुल पाते हैं पानी में। निम्नलिखित पर विचार करिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पारभासी है, ट्रांसलूसेंट है? मतलब इसमें हल्का हल्का प्रकाश, उधर प्रकाश जाएगा। तो एक ही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वो? तेल लगा कागज। गत्ता से जाता है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं इसे। गत्ता से मुझे नहीं लगता जाता होगा। जी हाँ, सही है इसका आंसर। एक मिनट, इसका आंसर तो गड़बड़ दे रहा है आपको। देखिए ना जरा, यहाँ पारभासी पूछा है, मतलब हल्का हल्का प्रकाश जाना। तो तेल लगा कागज से जाता है, यानी 2 नंबर आंसर होना चाहिए। आइए दो, हाँ सही तो है, सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। ऑप्शन नंबर ए में है ना, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 2 लिखा है। वही ऑप्शन ए देख के मैं थोड़ा सा वो सोचा कि गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, सही है, 2 नंबर ही है सही। पढ़ें इसको जरा। कह रहा है कि वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, तथा इसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसके ओपेक यानी अपारदर्शी कहते हैं। कहा जा रहा है, कांच पारदर्शी तथा गत्ते के डब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है।
आगे कहता है ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, या यहाँ एक एग्जाम्पल और भी दे सकता है, घिसा हुआ कांच। कांच से तो प्रकाश चला जाता है उस पार, बट घिसा हुआ कांच से थोड़ा हल्का हल्का जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। अंडरस्टैंड? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। आगे कहता है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत ही वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? हमारे चारों ओर वस्तुओं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो आप कहेंगे इसका केवल दो सही है। क्यों? सॉरी, सही नहीं है, मतलब दो सही नहीं है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, ये गलत बात है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ये तो बात हो सकता है, लेकिन एक ही पदार्थ से बनी है, ये गलत हो सकता है। आगे ये कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से। पहला तो सही था, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं और कुछ भद्दा होते हैं। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए 5वां चैप्टर करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए आप। कह रहा है निष्पावन, विनोइंग जिसको बोलते हैं, निस्तारण डिकेंटेशन और निस्यंदन फिल्ट्रेशन। अब तीनों देख रहे हैं, नाम एक जैसा आपको प्रतीत हो रहा होगा। पृथक्करण की ये तीनों ही विधियां हैं। अगर पूछा है कि तीनों है तो डी आंसर डालिए, ये तीनों पृथक्करण की विधियां हैं। इसको लेकिन अब अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूं। कह रहा है निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों के अवयव को पृथक करने की विधि है। इसके अतिरिक्त हस्त संचयन मतलब हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, चालन मतलब चलनी से चाल कर, सीविंग जिसको बोलते हैं, अवसादन सेडिमेंटेशन लंबे समय छोड़ दिया तो नीचे बैठ जाएगा, जैसे मिट्टी वगैरह पानी में मिला हो, थ्रेसिंग जो आप देखते हैं गेहूं वगैरह में थ्रेसिंग करके, और वाष्पन यानी इवेपोरेशन भी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की कुछ अन्य विधियां हैं। ठीक है, इसको माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। फिल्ट्रेशन आप लोग समझ रहे होंगे, फिल्टर करना, छन्नी से छानना फिल्ट्रेशन कहलाता है। डिकेंटेशन में क्या होता है कि तेल डालकर लंबा समय तक उसको वो किया जाता है, आलोड़ित किया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है सेपरेट हो जाता है उसमें का गंदगी। उसको निष्पावन हो गया, बिनोइंग कर सकते हैं, जैसे एक जगह हवा चला देते हैं और ऐसे ऐसे ऊपर से गिराते हैं। दो तरह का आइटम है, भारी वाला नीचे गिर जाता है और जो हल्का है थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। तो ये सब चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक में किया जाता है। अगर उसके आमाप, कणों में आमाप मतलब उसका अंतर है, तो उसका उपयोग निस्यंदन प्रक्रिया के पृथक्करण में किया जाता है। आगे कह रहा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। अपसादन यहाँ समझाने की कोशिश किया है। अब सोचिए जरा, मैं अभी ऊपर समझाया हूं तो आप ए और बी में सोचिए कि आंसर क्या होगा। कमेंट्स में पहले आंसर बताइए तब मैं दिखाऊंगा। कमेंट्स में लिखिए इसका आंसर। सॉरी, और भी है, पहले पढ़ लेते हैं। और भी दो ऑप्शन यहाँ पे है। द्रव तथा इनमें विलेय पदार्थ के अवयवों के निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। खुद सोच सकते हैं, इसमें आंसर पूछ रहा था आपसे, यहाँ ये क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो यही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाती है और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। आइए इसके सॉल्यूशन को पढ़ के अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है चालन प्रक्रिया में चलनी यानी छन्नी का उपयोग किया जाता है, जिसमें मिश्रण अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग किया जाता है। ये तो समझ गए आप, चालन समझ गए। दूसरा है अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन समझ गए आप कि ज्यादा पतला अगर आप चलनी का प्रयोग किए तो उसको चालन नहीं करके उसको निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है।
फिर से सुनिए, अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन बी गलत है। फिर से सुनिए, अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और आगे है, द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। द्रव में यदि ठोस घुला हुआ है तो उसको अलग करने के लिए वाष्पन का प्रयोग करते हैं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे यही तो समझना है। यहाँ पे ये समझ गए तो काम आपका बन जाएगा। क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस फिर कीजिए। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। आप बात को समझिए, अगर आप अपसादन में उड़ेलते हैं तो क्या आपको लगता है कि पूरा पानी अलग आ जाएगा? खुद सोचिए। लेकिन यही इवेपोरेट करेंगे आप, तो इवेपोरेट करेंगे, सारे पानी बाहर आ जाएंगे और सूखा सूखा सी बालू बच जाएगा। तो यहाँ इवेपोरेशन काम आएगा। यही बात आपके लास्ट पॉइंट में समझाया गया है। इसको अच्छे से माइंड पर बैठा लीजिए। ये जो देखिए कि द्रव में, द्रव है पानी, ठोस यानी बालू का कण अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से? तो यस सर, समझ गए। आगे कहा जा रहा है कि जिस विलयन यानी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? मुझे लगता है इसे ही अति संतृप्त, एक सेकेंड सॉरी, इसको संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि संतृप्त हो गया, एक निश्चित अमाउंट तक चला गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। लेकिन एक होता है कि गर्म करके और भी डाल रहे हैं आप, और भी डाल रहे हैं, अति संतृप्त में तब्दील हो जाता है। बात समझ में आया? पढ़ लेते हैं। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सके, वह पदार्थ को संतृप्त विलयन के नाम से हम लोग जानते हैं। मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आगे है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है। गर्म करने से विलयता बढ़ जाती है, मतलब और भी सामान उसमें आप घोल सकते हैं। तो ये भी इसकी बात सही निकली, यानी ये नीचे लिखा गया है, गर्म करने से उसमें और भी सामान घोला जा सकता है। क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 6 पर करने जा रहे हैं, इसे समझते हैं जरा। कह रहा है, औजारों में लोहे के फलक में बने विलयन में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्सों को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? फिर से समझिए, औजारों में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का गत्था लगाने से फलक के बलय वाले हिस्सों को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बलय में क्या होता है? उसका आकार बड़ा हो जाता है। उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब क्यों होता है, अब इसको समझिए। यहाँ पे सॉल्यूशन में आई थिंक दिया होगा। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। असाधारणतः इस बलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, और जब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस को पकड़ बन जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। पूरा लाल कर दिया जाता है, उसको कस के एकदम पूरा गर्म होने के बाद उस पर डाला जाता है और उसको अच्छे से उस पर ठोक के सेट कर दिया जाता है, और एकाएक पानी डाल दिया जाता है। इसमें ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन आप देखेंगे तो एकाएक तेजी के साथ पानी डाला जाता है कि लकड़ी जल ना जाए। आप खुद सोचिए, अब उस पर लगा दिया, लकड़ी ही जल गया चारों तरफ, तो गड़बड़ हो गया। जैसे ही सेट किया जाता है, लकड़ी जलना ही प्रारंभ होता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, और तेजी के साथ पानी डालने से सिकुड़ता है, जिससे वो कस के उस पर पकड़ लेता है। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी बातें। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोज आपको आसानी से इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन बदलना। आइए कह रहा है क्वेश्चन, अब पढ़िए। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं? अच्छा, कागज का जल गया, अब फिर से कागज बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये तो गयो, इसको काट दो आप।
दूध का दही बनना, ये भी गड़बड़ हो गया। अब दही से दूध तो नहीं बनता। नमक का पानी में घुलना और फिर से नमक प्राप्त होना, ये हो सकता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, अगर उसको पकाने की बात नहीं किया गया है तो फिर से उससे मिट्टी बनाया जा सकता है, ये तो सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं डी यही बोल देता है कि मिट्टी को पका दिया गया है। अगर मिट्टी को पका दिए तो फिर तो संभव नहीं है कि आप दोबारा उससे मिट्टी बना पाइएगा। तो क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं, वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को मिट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यही बात मैं अभी बताया, सेक दिए, गर्म कर दिए तो फिर गड़बड़ हो गया। आगे कह रहा है चैप्टर नंबर 7 आ चुका है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक मिनट, सम्मिलित नहीं है, किस क्या चीज का? पुष्प का भाग। फूल का कौन सा ना? बाह्य दल, पुंकेसर, मूलांकुर। देखिए मूलांकुर तो शामिल नहीं हो सकता, वो मूलांकुर कहाँ होता है? नीचे में होता है। पंखुरी, स्त्री केसर। अब एक चीज समझिएगा जरा, तो इसमें जो बाह्य दल है वो फूल को कली रहता है उसमें पकड़ के रखता है उसको। पुंकेसर पुलिंग वाला भाग है, यानी कि मेल पार्ट को कहते हैं। पंखुरी पेटल्स जितने भी होते हैं जो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, रंगीन पार्ट। और स्त्री केसर जो अंदर में डंठल लंबा लगा रहता है उसको। यानी कि आप इसमें 5 ही गलत है, सिर्फ आप आ जाइए, इसको आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि बाह्य दल, पंखुरी, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग है। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है। फिर से सुन लीजिए, परागकोश। परागकोश क्या है? जो कि मेल पार्ट है, यही जाएगा तो फीमेल के ओवरी से अंदर में फ्यूज करेगा। तब परागकोश तथा तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये स्त्री केसर का भाग है, यानी कि फीमेल पार्ट है। फिर से सुनिए, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका ऊपर में होता है, वर्तिकाग्र लंबा सा एक डंठल होता है, अंडाशय नीचे में गोल होता है, बीजांड उसके अंदर होता है। ये सारे स्त्री केसर का भाग है। और जो वर्तिका होता है उसी के ऊपर पुंकेसर लगा रहता है, तंतु पुंकेसर, वही झड़ के गिरता है नीचे में, परागकोश उस पे रहता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, न कि फूल से। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब कह रहा है पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ऑप्शन कह रहा है, पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकती है। तो जी हाँ, देखिए आप देखे होंगे बांस का पत्ता, ये ऐसे ऐसे रहता है। अगर बांस के पत्ता को अगर आप चीरा लगाएंगे तो लंबा लंबा ऐसे ऐसे चीरेगा। लेकिन यहीं पे आपको मैं बताता हूँ, आम का पत्ता देख लीजिए। आम का पत्ता कैसा रहता है पता है? ऐसे 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 उसमें बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। और यही नहीं, इसमें भी ऐसे ऐसे टूटा रहता है, फूटा रहता है। अब इसको जैसे ही लंबा नहीं आप चीर सकते। चीरना समझ रहे हैं? मतलब मैं बिहार का हूँ तो मैं ऐसा लैंग्वेज बोला हूँ। चीरने का मतलब इसको ऐसे लंबा आप इसको टीयर नहीं कर सकते, फाड़ नहीं सकते। ये सारी बातें हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे, पहला ये सही हो गया। मतलब समानांतर समझ गया, जैसे बांस बम्बू का पत्ता हो गया, लीफ हो गया। और आम का जैसे मैंने बताया वो हो गया आपका जालिका रूपी। आगे कहता है पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। सही बात है, पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मड संश्लेषित करती है। ये भी सही बात है। मतलब स्टार्च कब वो बनाएगी? जो प्रकाश संश्लेषण करेगी, यानी सूर्य का उपस्थिति जरूरी है। लेकिन डी कहता है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। जी नहीं, भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है वातावरण से, ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा। ये जो जल की बात हुई वो नीचे से जाइलम जड़ से जल को खनिज लवण के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। आगे पढ़िए इसको, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प वातावरण में निकालती है। मतलब वातावरण में जल जो आती है वो पौधों से आती है, न कि पौधा लेती है। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। 100% सही है। आगे कह रहा है पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। यह भी सही बात है, यानी इसका दोनों सही आप कहिएगा। जैसे यहां कह रहा है तना उपयुक्त, तना ही ढक गया,
तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर हो सकते हैं, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे आरोही होते हैं, मतलब किसी चीज को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और नीचे कह रहा है कि सही पहचानना इन दोनों में। पहला है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, 100% सही लाइन है। तथा पौधे की मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, जड़ पकड़ के रखती है ताकि पौधा सीधा खड़ा रह सके। पहला 100% सही है। नेक्स्ट कह रहा है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। यहाँ उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। कैसे, उसको समझिए। यहाँ नीचे सॉल्यूशन में कहा है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, तो जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। देखिए सारी बात आप भूल जाइए, आपको मैं जीवन भर याद रहने वाला टेक्निक बताता हूँ। आप माइंड सेट लगाइए। आप आम का पेड़ कभी भी खनते हुए, मतलब कटते हुए देखा होगा, उसका बड़ा बड़ा रहता है जड़। तो बड़ा बड़ा जब मोटा मोटा जड़ निकलता है उसको क्या बोला जाता है? सोचिए उसका पत्ता कैसा, मैंने अभी बताया है, जालिका रूपी, और लेकिन जड़ तो मूसला हो गया। और उसी तरह मकई का पत्ता देखिए, जब आप मकई के पत्ते को फाड़ेंगे लंबा लंबा एकदम फड़ेगा। मकई का पत्ता जो होती है ऐसे फटेगी लंबा लंबा, और इसका जड़ देखे हैं कभी मकई के पौधा का? ऐसा रहता है, इसमें ऐसे 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 बहुत सारा पतला 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 रेशा जड़ निकलेगा। या आम का पत्ता फाड़ेंगे तो ऐसे फटेगा, और आम का पत्ता में भी ऐसे ऐसे जड़ लगा रहता है। सॉरी, गलत बोल दिया मैं। बम्बू का, बांस का पत्ता, बांस के जड़ भी ऐसे ऐसे रहते हैं, आप जरूर देखे होंगे हर कोई कभी ना कभी। तो माइंड में ये दोनों पौधा याद रखिए, आम का और उसका, इससे से आप आंसर दे पाइएगा। तो इसका आंसर पहला सही था, दूसरा गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है वो पूछ रहा है। तो आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखिए। आलू स्टेम है, तना है। गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सारे जैसे गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, शकरकंद भी, और टेपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन आलू स्टेम है, ध्यान रखिएगा। आलू तना यहाँ लिखा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। 3 नंबर जरूरत नहीं है। मतलब 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ध्यान रखिए ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मड के रूप में संग्रहित होती है। पौधे उसका यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा बनाते हैं भोजन वो जमा करते जाते हैं। और हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं खाने में। चैप्टर नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं। मैच कराना है। पहला करा है पिवोटल ज्वाइंट यानी धुराग्र संधि। ज्वाइंट करा के कोशिश कीजिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक चीज आप जानिए, हिंज ज्वाइंट जो होता है ना, सॉरी फिक्स ज्वाइंट होता है गति ना करने वाली। तो आप पहली तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। बी का यदि आप ज्वाइन कराते हैं 4 में, तो आप देखिए बी का 4 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ए का 2 धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग बोलते हैं पिवोटल ज्वाइंट। ठीक है। कुंडल खलिका ग्रंथि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो सी का आप कहिएगा सभी दिशाओं में जो गति कर सके, ये हो जाता है संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो हर
जगह हो सकता है। जैसे हमारा कहाँ पे रहता है, कंधा में रहता है, हाथ कैसे गोल गोल पूरा मूव कर जाता है। और हमारे कमर में भी होता है, क्योंकि पैर को भी हम लोग गोल गोल मोड़ लेते हैं। एक और कौन सा बच गया, हिंज ज्वाइंट, एक दिशा में गति करने वाले, जैसे कोहनी में हो गया हिंज ज्वाइंट, या हमारे टखना में हो गया, घुटना में, नी जिसको बोलते हैं, एक तरफ डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, कुछ गलती नहीं बता रहा हूं ना, एक बार आंसर देखने दीजिए, नहीं सही चल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड से स्किप करते हैं। फिर से एक बार बताऊं, माइंड में बैठाइए, आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं इस पर। हिंज ज्वाइंट यानी कि ये चला जाएगा एक ही दिशा में मूव करने वाला। जैसे भी याद रखिए, हिंज से हैंड याद रखिए, हैंड से आप कोहनी याद रखिए, कुछ भी याद रखिए। आगे करा बॉल एंड सॉकेट, सबसे आसान याद रहता है, बॉल एंड सॉकेट मन में सोच लीजिए, बॉल एंड सॉकेट चारों तरफ मूव करेगा, तो इसका एक हो गया। फिक्स ज्वाइंट, गति ना करने वाला, ये भी फिक्स हो गया। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि को हम लोग धुराग्रा बोलते हैं, और धुराग्रा से देखिए ध्यान रखिएगा, पिवोटल ज्वाइंट है, धुरी, धुरी समझते हैं, जिस पे गोल गोल कोई चीज मूव कर सकता है, जैसे गर्दन गोल गोल घूमता है धुरी पर, तो बस ऐसे याद रखिए। आइए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं, देखिए कितना लंबा दिया गया है। अच्छी बात है, ऐसे सॉल्यूशन दे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग एग्जाम के लिए कर लेंगे। ये लाइन को पढ़ते हैं, अस्थि यानी बोन एवं उपास्थि यानी कार्टिलेज, मानव कंकाल, देखिए बोन मजबूत हड्डी को बोला जाता है, मजबूत, और कार्टिलेज पतले पतले हड्डी को बोला जाता है, जैसे कान में हो गया, नाक पे हो गया, ऐसा ऐसा मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी देता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की हड्डियां, सीना में, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बना होता है। मानव कंकाल में कई संधियां हैं, मतलब जोड़ है, फिक्स्ड है, अनफिक्स्ड, ऐसा तो आपने देखा ही अभी। पहला है, ये सब समझिएगा बढ़िया से, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि बोलते हैं, पिवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले में घूमते हैं गोल गोल। आगे कहता है, अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी है जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती है, अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। ये सारे सर के अंदर जितने भी हड्डियां हैं वो मूव करती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं करती, इसीलिए आंसर ये भी सही है। आगे कह रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, अचल संधि। कुंडल खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो कुंदक खलिका संधि में होता है कंधे और कुल्हे, मैंने बताया कुल्हा कमर, कंधा मतलब जो आप समझ रहे हैं ऊपर की संधियां होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती है। नेक्स्ट है हिंज, हिंज संधि, कोहनी और घुटने की संधियों को, कोहनी और घुटने की संधि को एक ही दिशा में गति करती है, इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों को जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। उदाहरण देखिए, कान की अस्थि, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, जहां जहां जोर होता है वहां भी कार्टिलेज होता है। जैसे नाक को देखिए, आप नाक को ऐसे ऐसे पकड़ के आप हिला सकते हैं, मैं भी हिला भी रहा हूँ, आवाज थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, आप खुद भी ये चीज करके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। देखिए जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ ना, तो बहुत सारे मुझे मन में ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, अरे क्या ही हो जाएगा इन क्वेश्चन से। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, आपने थंबनेल में देखा होगा, TRE 3.0 के स्टूडेंट ने कहा है कि अगर आप क्लास 10 तक का, उसने 10th की ही बात की है, मैं 12th तक कराने वाला हूँ, 10th तक के अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ढेर सारे क्वेश्चन आप साइंस का गर्दा उड़ा कराएंगे एग्जाम में। तो प्लीज डोंट टेक इन ईजी, हल्के में ना लीजिए इन क्वेश्चंस को। मैं तो जान रहा हूं कि इतना महत्वपूर्ण है, मुझे इतना ही मकसद है, एक भी स्टूडेंट अगर इन वीडियोस को दिल से लेकर अगर देख रहा होगा, एक का भी सिलेक्शन होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जरूरत नहीं कि 500 बच्चा मेरे यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, एक के भी लाइफ में अगर बदलाव आएगा तो जेनरेशन बदल जाता है। एक बच्चा भी जॉब लेता है, मुझे पता है, मैंने जॉब लिया है, पूरा लाइफ चेंज होता है वहाँ से, पूरे फैमिली का हर चीज़ का आशा बना रहता है, हर चीज़, मतलब एक गरीबी पूरे खानदान का दूर हो जाता है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि इन चीज़ों को हल्के में ना ले। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत ही कमाल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इतना देर जमे रहना वीडियोज़ में बहुत बड़ी बात है।
मैं इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करता, मैं थोड़ा देर अभी कर लिया हूँ बस आपसे, पहला वीडियो है इसीलिए। आगे के वीडियो में आप देखेंगे ये भी नहीं होगा बात, बस काम की मैं बातें करता हूँ मेरे चैनल पे, इधर उधर की कोई बातें नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन लेने देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से होता है। आप देखेंगे एक एक आधा आधा घंटा के वीडियो में मैं एक एक 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत सारे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन चैनल्स पे देखेंगे 10-15 क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटा, 1 घंटा लगाते हैं, बिना काम की बातें करते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होता है दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में मिले, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करके चलूँगा, चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, उसे जाकर देखिए, क्वेश्चंस देखिए कैसे मैंने डील करा, पूरा मैथमेटिक्स मैंने करा दिया, साइंस करा दिया, बहुत सारे चीज़ करा रखा हूँ, उसे आप देखिए, उससे आप फ़ायदा उठाइए और एक सीट लीजिए और मुझे ज़रूर मैसेज करिए कि सर मैंने एक सीट लिया। अच्छा लगता है, 3.0 में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। मुझे जब मैसेज आते हैं, फ़ोन करते हैं, सर आपसे मैंने पढ़ा, आपके वीडियोज़ देखा, छोटा चैनल है लेकिन बहुत कुछ उनको मिला। ठीक है, एक समय आएगा, मुझे भी पता है चैनल्स बड़े होंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन अभी तो छोटा ही है, कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो भी इसका फ़ायदा उठाया है वो कमाल का बच्चा मतलब फ़ील किया है और मुझे कॉल किया है, मुझे बड़ी खुशी मिली है। मैं चाहता हूँ आप भी एक सीट 4.0 में तो आप ले ही लें। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मानव शरीर की पेशियों के मतलब हड्डियों के संदर्भ में, सॉरी पेशी के बारे में नहीं, हड्डी के बारे में नहीं है, वो तो अस्थि बोला जाता है। पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला कह रहा है संकुचन की अवस्था में पेशी मतलब मांसपेशी को ही पेशी बोल रहे हैं। पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। जब आप ऐसे करते हैं, हाथ को आप मोड़ते हैं या कहीं भी तो मांस देखते हैं सिकुड़ जाता है, एक जगह आ जाता है, तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। नहीं, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आइए इसके सॉल्यूशन से इसकी बातों को समझते हैं। कह रहा है कथन एक सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। वही तो मुझे लग रहा था, खींच सकता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। बात समझ में आया? जैसे मैं आप कोहनी को ऐसे किया हूं, मतलब आप मोड़ेंगे कोहनी, तो कोहनी के जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिकुड़ गया, लेकिन कोहनी के नीचे वाला पार्ट फैल गया। एक साथ दोनों काम नहीं ना एक जगह पे हुआ है। ये जो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या कर दिया है, एक ही साथ लिखा हुआ है। देखिए, पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती है। जोड़ा एक साथ दोनों नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। वही बात यहाँ लिखा गया है, जोड़ा शब्द से इसको गलत किया गया है। आगे कहता है किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। आगे कहता है अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। समझ रहे होंगे, एक अब जैसे ही आप हाथ को रिलीज करेंगे तो नीचे वाला फिर सिकम में आ जाएगा और ऊपर वाला फिर लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्वेश्चन है कि केचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केचुए का मेरुदंड लंबा एवं शरीर के पेशी शिश्न एवं असंख्य होती है। मेरुदंड नहीं होता उसमें, यह गलत है। कह केचुए में गति शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है, यह सही है। क्वेश्चन क्या था, सही पूछा था ना? सही, एक मिनट। हाँ, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। आगे देखिए और भी ये सारे ऑप्शन है, दो यहाँ पे। आगे कह रहा है शरीर की अध स्तर पर सूक यानी बाल जैसी आकृति केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। सही बात है, एकदम में ही रचना होती है, पतला पतला, आपको दिखेगा तो नहीं बट उसमें होती है, बाल जैसी आकृति होती है जो कि बनती है, यही उसको पकड़ बनाती है जमीन पे। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, भुरभुरा बनाती है और किसान का मित्र है, तो एकदम सही बात है। आगे कह रहा है कि केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, मतलब हड्डियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है, मांसपेशी जिसको बोलते हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने विस्तारण से सहायता करती है। पेशियों को संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुए गति करते हैं।
आगे कहता है केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, जिसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। आगे कहता है केचुए अपनी रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा शोषण करते हैं, केचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, केचुए मुख द्वारा शोषण करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, उसमें श्वास नली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर कथन पर विचार करिए और नीचे का रहा सही कथन को चुनना है। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह सही है, ठीक है, अस्थि नहीं होता है वो। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं, यह भी सही बात लिखा गया है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी इसे चलने में सहायता मिलती है, नहीं, यह गलत है। इसका आंसर 1 और 2 कहिएगा आप। वजन का संतुलन क्या करेगा? वो तो और अनसंतुलित करता है, डेढ़ मतलब तिरछा रहता है। ओह सॉरी, 1 सेकेंड दीजिए मुझे, आ गया। आगे कह रहा है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक यानी सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? कहता है घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल रचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलते हैं। यह मैच कराना है। तिलचट्टा, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इसका शरीर धरारेखीय होती है, नहीं धरारेखीय मछली का होगा, इसका 2 होगा। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है। ये सांप का गुण है, बात समझ में आया? ये सांप का गुण है कि इसका वलय में लूप में मुड़ा होता है। अब इससे देखिए, इससे आप पता कर लीजिए ना, तो ए का देखिए, अब एक चीज मैं बताता हूँ, बड़ा बढ़िया बात बताता हूँ। पक्षी का ए हो जाएगा, क्यों होगा आपको बताऊं? और तिलचट्टा इसके कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, इसका ये हो जाएगा। अब समझिए जरा, देखिए पक्षी का ना चूंकि उड़ना होता है तो उसका शरीर हल्का होना चाहिए, इसलिए उसका हड्डी के अंदर में ना वायु प्रकोष्ठ होता है हड्डी में पक्षी का। तो ये ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ए नंबर चला जाएगा। देखिए 1 का 3, तिलचट्टा का कठोर कंकाल से ढका रहता है, सही बात है। बी का हो जाएगा 1, यानी पक्षी का इसकी अस्थियों में हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही जगह, हवा भरा रहता है। मछली का इसका धरारेखीय होता है, पानी में उसको मूव करने में आसानी होती है। सर्प का इसका ब्लैड लूप बना होता है। देखिए आंसर भी मुझे दिख रहा था नीचे, बट मैं नहीं ध्यान दे पाया था। कोई नहीं, अच्छी बात है, पता होनी चाहिए ये सारी बात। क्या कहता है? तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यूनिट की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, इसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे के उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और सिकुड़ने में, सर उड़ने में इसकी सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं, आगे वाला पैर। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धरारेखीय कहलाती है। इसी आधार पर जहाज का निर्माण होता है, जो हवा में उड़ती है या पानी में भी चलती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांक क्रम में वलय बनाकर जल में तैरते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय यानी लूप बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे की तरफ फिसलता है। अनुकूलन एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आइए विचार, एडेप्टेशन की बात हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा एडेप्टेशन क्या है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण
एवं स्वभाव को उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ के क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। ये दोनों सही लाइन लिखा गया है। बात समझ में आई? यानी सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। एक सेकंड हो जाइएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 2 नंबर ऑप्शन फिर से पढ़ा जाए। क्या कर रहा है? मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ क्षेत्र में तीव्र गति सांस लेना पड़ता है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि अनुकूलन का ये उदाहरण नहीं हो सकता। एक लंबे समय में चेंजिंग आता है अनुकूलन के लिए। देखिए कर रहा है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। मैंने अभी लाइन बोल दिया, ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तन के प्रति पौधे व जीवों के अनुकूलन होने की संबंधित है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन यानी एक्सलिमेटेशन कहलाता है। एक्सलिमेशन के अंतर्गत आता है, नहीं पर्यानुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन में से भिन्न है। दोनों में बहुत का अंतर है। मुझे लग रहा है अच्छे से आपके माइंड में ये बातें आ गई होंगी। एक सेकंड दीजिए जरा, मुझे लाइट को ऑफ करना है। बड़ी परेशानी है। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक है, आवासों से विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इस घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ध्यान रखिएगा, सही पूछ रहा है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैविक घटक है। यहां ध्यान रखिएगा एक बात, जैविक घटक मतलब जीवित। ये ट्रिक से हमेशा सही हो जाएगा। जैविक घटक मतलब जीवित, चाहे पेड़ पौधा हो या जितने भी जीव जंतु हो, सारे जीवित है तो ये जैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक अजीवित। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल ऐसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैविक घटक है। ये दोनों सही है। 3 नंबर कहता है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी से शामिल नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं है। बात समझ में आ रही है? सूर्य प्रकाश, ऊष्मा जैसी घटक इन दोनों घटकों में से किसी में शामिल नहीं है। यह बात गलत है। क्यों गलत है? आइए इसको समझते हैं। यहां एक लाइन पढ़िएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैविक घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी जाना जाता है, यानी अजैविक के अंतर्गत ही आता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अजैविक के अंतर्गत शामिल है, मतलब जीवित पेड़ पौधा और जंतु के अलावा और सूक्ष्म जीव के अलावा जितना चीज है वो सारे आ जाते हैं कहाँ पे? अजैविक में। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थिति के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत से गर्मी से दूर रहता है। यह सही बात है। उसमें मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। यह भी सही बात है। उसको पसीना नहीं आता है। ये भी सही बात है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? उपयुक्त में से सारी बातें हैं। इन चीजों से पानी कम उसके शरीर से बाहर रिलीज हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार करिए। मछली है, ऑक्टोपस है, स्क्विड यानी स्क्विड है। आइए इसको यहां समझते हैं। ऑप्शन यहां है। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से किसका किनारा शरीर धारारेखीय नहीं होता है? तो मछली का धारारेखीय, लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया, आइए ऑप्शन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। जी हाँ, ये 3 में ही बताना है। तो स्क्विड हो गया या ऑक्टोपस हो गया, इसका धारारेखीय नहीं है, सिर्फ मछली का है। यहाँ करा मछली का शरीर धारारेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायता होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही
जल में सूक्ष्म गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसी समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं, मतलब मूव करते समय अपने शरीर को ऐसा बनाता है, इसका ऑलरेडी धारारेखीय नहीं होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन कर उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते हैं? गिल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जानिए ऑक्टोपस में गिल्स होता है, बट व्हेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते। ऑक्टोपस के पास गिल्स होता है, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होता। ये दोनों देखने में सेम मतलब मछली है, पता है, सेम। करा जल एवं श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल्स यानी क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं। स्क्विड और जितने मछलियां होते हैं उसमें गिल्स होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये शरीर पर स्थित नासा द्वारा अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वसन लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वसन द्वारा स्वच्छ वायु अंदर लेते हैं। आप इसीलिए देखेंगे कि आप जब गंगा के किनारे रहेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि गंगा के जब डॉल्फिन ऊपर आते रहती है कुछ कुछ देर पर, क्यों आती है? श्वसन लेने के लिए। या आपने पिक्चर बहुत बार देखा होगा वीडियो वगैरह में कि जो व्हेल है वो भी ऊपर आता है और जब श्वसन छोड़ता है तो बहुत तेजी से एकदम हवा ऊपर निकलता है। आइए इस पौधा के बारे में जानते हैं। नागफनी के पौधा के बारे में कह रहा है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो आंसर कहिएगा तने में होता है, क्योंकि पत्ती तो कांटा का रूप ले लेता है, इसीलिए जड़ में तो हो नहीं पाता। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी क्या है? एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बहुत कम मात्रा में निष्कासित होते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, अथवा छोटे होते हैं या कांटा का रूप ले लेता है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाली जल ह्रास में कमी आ जाती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में मदद मिलता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया समझ में आ रही होगी बातें। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। एकदम सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, गलत बात है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है, ये भी गलत बात है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है, ये भी गलत बात है। यानी सिर्फ इसका एक ही सही है। एक मिनट, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? सॉरी ये पूरा गलती मैं बता दिया आपको, हड़बड़ में क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, माफी चाहता हूँ। देखिए इसका पहले सोल्यूशन पढ़िए आप, फिर ये पल्ले भरेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप इसको समझिएगा जरा, क्योंकि ये पहली बार बहुत लोग जान रहे होंगे इसलिए उनको नया लगेगा। पढ़िए इसको। कह रहा पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उसकी पत्तियों द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा, पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में निष्कासित करती है। अब कुछ लोग चौंक रहे होंगे, लेकिन चौंकिए नहीं, मैं अभी क्लियर करता हूँ सारी बात। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मेरी बात आप क्लियर कट समझिएगा। देखिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दो प्रक्रिया है पौधों में। श्वसन में जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, पौधा भी सेम करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है वातावरण में। बट ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, हम लोग में बहुत फास्ट, उसमें बहुत स्लो है। दूसरी बात कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा वातावरण से स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और
ऑक्सीजन छोड़ती है वातावरण में, लेकिन लेकिन श्वसन करती है तो ऑक्सीजन वातावरण से नहीं लेकर आप बोलेंगे वायु लेती है, या ऑक्सीजन भी कभी कभी लिखता है, ऑक्सीजन लेती है और वातावरण में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। अब आप क्वेश्चन पर आइए, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो मिस्टेक हो जाएगा। जैसे पौधे की पत्तियां, श्वसन पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है, वायु ले ली, और इस पर क्या अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है, तो वायु ली तो ऑक्सीजन वहां से यूज करेगी, और देखिए आगे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करती है। बी नंबर सही है इसका। मैं फोटोसिंथेसिस समझ के गड़बड़ कर दिया था पूरे ऑप्शन को। कर रहा है निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, पौधे में, जीव में या बीज में? आंसर क्या दीजिएगा आप? हर जगह श्वसन होती है, पौधे में, जीव में, बीज में, हर जगह होती है, यानी डी कहेंगे आंसर। कैसे, उसको समझिए, क्योंकि हर कोशिका में ही ना श्वसन होता है, इसीलिए कह रहा है कि श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होती है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या डालेंगे आप? सभी में। पौधा तो शोषण करता ही करता है, जीव सारे करते हैं, और बीज तो करते ही करते हैं, जो अभी आपने समझ लिया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित पर विचार करिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे जिस तरफ धूपा है फूल का उधर मुड़ जाना, जिधर पानी है उधर जड़ का, उधर रूट का चला जाना। उत्सर्जन समझ रहे होंगे, शरीर से बाहर जो भी चीज निकलता है, जैसे हम लोग सांस में हवा छोड़ रहे हैं, मल मूत्र त्याग रहे, सब उत्सर्जन है। प्रजनन जानते हैं, रिप्रोडक्शन, नए अपने संतान को जन्म देना। करा है उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? तो ये सारे सम्मिलित है, ये तो सारे चीज होते हैं। कह रहा है बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कि कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन आदि को उद्दीपन करते हैं। कांटा चुभा तो समझ रहे हैं, इससे उद्दीपन हमारे शरीर में आता है, और तेज प्रकाश में भी इस तरह के सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई, जिसको लजवंती के पौधे बोलते हैं, पत्तियां छूने से अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है, यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे व जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न भिन्न है प्रजनन का। तो 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन थे 9वां चैप्टर में। अब 10वां चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन, फिजिक्स का चैप्टर है। आइए इसे पढ़ते। कह रहा है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, मीटर में नापते हैं हम लोग। एसआई मात्रक पूछ रहा है, फुट तो नहीं है, एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। कह रहा है समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक मात्र मापन के लिए मानक मात्रों को एक सेट स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का प्रयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, इसी एसआई मात्रक शॉर्टकट में कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, या कभी कभी सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल देते हैं, लेकिन उल्टा बोलना अच्छा नहीं लगता है। लिखा जाता है उल्टा, लेकिन पढ़ा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए, सही सुमेलित बताना है। वाहन सरल रेखीय गति करती है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है। पंखा के बारे में कहता है आवर्त गति करती है, यानी पीरियोडिक मोशन करती है। झूला वर्तुल गति करती है, यानी सर्कुलर मोशन करती है। तो इसमें जो सही है वो है पहला। वाहन जो है सरल रेखीय गति करती है, यानी इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब पढ़िए जरा, नीचे पढ़ते हैं। जैसे कि पंखा आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन करता है, या झूला वर्तुल या सर्कुलर मोशन करता है। इसको समझने के लिए अब नीचे पढ़ना पड़ेगा, और मुझे पता है बहुत लोग हंस रहे होंगे, आंसर जान रहे होंगे। इसीलिए कह रहा है कि वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, ऐसी गति सरल रेखीय गति करती है, मतलब सीधा आगे जा रहा है। अब पढ़िए, जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि वह वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा हो गया, घड़ी की सुई हो गई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण है, मतलब डिस्टेंस सेम होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे पंखा के लास्ट पंखी को देखिए, कॉर्नर को, और उसका बीच में धुरी होता है, आप उसे देख लीजिए। आप जब देखेंगे धुरी और उसके बीच, तो आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं, क्या उसके बीच में दूरी कमता है? तो कभी नहीं कमता है। आगे बढ़िए। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं।
कह रहा है पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति होती है। बात समझ में आ रही है? एक ही जगह पर रिपीट हो रहा है उसे आवर्ती गति के नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन जो गोल 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 घूम रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तुल गति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा धुंधला ये दिख रहा होगा, बट कोई नहीं। अच्छा, धुंधला क्यों दिखने लगा? अच्छा, ये पिक्चर ही ऐसा ही है पीडीएफ में। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। अगला है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। यही गलती है, ये दोनों सही है। ठीक है कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक प्रणाली विकसित किया था, जिसको मीटरी पद्धति बोलते हैं, और 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो आपसे पूछ दिया है कि विचार करके बताइए, अपवर्तन यानी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एक परावर्तन है जिसको रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, और साथ में बात करें विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। अब इसके क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कि क्या है आखिर ये। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? दर्पण के अंदर बनाना है तो आप खुद सोचिए कि क्या जरूरत है। अपवर्तन में क्या होता है? एक माध्यम के अंदर प्रकाश चला जाता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो अगर दर्पण के अंदर लाइट चला जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहला तो संभव है नहीं। परावर्तन इसका सटीक आंसर होगा, यानी इसका आंसर आप बी देंगे। रिफ्लेक्शन के कारण आपका दर्पण में क्या होता है? इमेज बनता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। यही आंसर सही हो जाएगा। वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर वो दिखेगा, बट यदि वो आंखों तक नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। आंखों के पास आना चाहिए। तो आप समझ गए, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके आंखों के सामने निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। जो गलत है उसको पहचानना है। ऑप्शन नंबर पहला है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो उस पर उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। बताइए, पारदर्शी वस्तु के प्रकाश इधर से उधर चला जाता है, इस पार से उस पार, बट अपारदर्शी के तो पार नहीं कर पाती है प्रकाश। तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज यहाँ पे जो छाया है वो तो बन जाएगी, लेकिन पहला क्वेश्चन कर रहा है छाया नहीं बनेगी, तो यही गड़बड़ है। आंसर यही आपका हो जाएगा। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन में भी देखा, दर्पण से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो स्पष्ट इमेज दिखता है। नेक्स्ट है, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। सही बात है, जैसे तेल लगा हुआ पेपर या घिसा हुआ कांच, उसमें से प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा ही आगे जा पाती है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है। जी हाँ, प्रतिबिंब अलग चीज है, छाया अलग है। छाया ब्लैक में दिखता है आपको बना हुआ, लेकिन जब आप इमेज में देखते हैं दर्पण के अंदर तो आपको पूरा क्लियर मल्टी कलर में आपका इमेज दिखता है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। ये बात तो क्लियर हो गया। 12 नंबर चैप्टर कर रहे हैं अब। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताएं। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों में विद्युत उत्पन्न करता है। क्लियर है ये बात? सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसीलिए उत्पन्न होता है विद्युत धारा। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। ये भी बात सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ये तीनों बातें सही है, इसलिए आंसर हम डी देंगे। वही यहां पे क्लियर बात लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, विचार करिए।
थर्मोकॉल है, वायु है, मानव शरीर है और एल्युमिनियम की पत्ती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक का उदाहरण है? विद्युत चालक किसमें होगा? एल्युमिनियम की पत्ती में। बात समझ में आ रहा है? और मानव शरीर में, क्योंकि जैसे ही हम टच करते हैं हमें करंट लगता है, यानी हमारे अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश कर जाती है। यानी 3 और 4 आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्मोकोल और वायु विद्युत रोधक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है, तभी तो इतने जोर से करंट हम लोग को लग जाते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कुछ कथन है आपके सामने, आइए उसे देखिए। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये सही बात है, दोनों बात सही लिखा गया है इसमें। बी नंबर ऑप्शन कर रहा है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत रोधक कहते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, ये आंसर सही नहीं है। और पहला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मंद लिखा हुआ था। विद्युत धारा थोड़ा थोड़ा जाने देता है उसको विद्युत रोधक नहीं बोलते, जो जाने नहीं देता उसको विद्युत रोधक बोलते हैं। यानी सिर्फ बी इसका सही होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए, देखिए यहाँ दिया गया बी होगा। चलिए 4 नंबर का रहा है विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है, सॉकेट, स्विच, डाइंग पिन, उसमें फिलामेंट लगा होता है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। धनायन और ऋणायन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फिलामेंट दीप्त हो जाता है, मतलब जल उठता है, और यही प्रकाश के रूप में हमें और दिख रहा होता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। सही बात है ये तो। अगला है कि स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। सिर्फ ये विद्युत धारा को कट कर सकता है परिपथ में, या अलाउ कर सकता है, जाने दे सकता है या रोक सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है स्विच। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाइए, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके आंखों के सामने कि चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। अंडरस्टैंड, मैग्नेटाइट एक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। यह सही बात है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह भी सही बात है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गलत बात। साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। साउथ साउथ एक दूसरे को दूर हटाता है, और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर हटाता है। साउथ और नॉर्थ आपस में चिपकता है। बात समझ में आया? असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ये गलत दे दिया, उल्टा लिख दिया यहाँ पे। यानी ये 1 और 2 वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। यहाँ पे उसी को क्लियर किया गया है, उसको पढ़ते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है, लोहा भी रहता है इसमें। नेक्स्ट है चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं हो पाते उसे अचुंबकीय बोलते हैं। एक और चीज यहाँ देना चाहिए था अनुचुंबकीय के बारे में। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सफलतापूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। कह रहा है 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे सही करके लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसे बनाइए। देखिए कह रहा है अनुचुंबकीय, सॉरी अचुंबकीय है, चुंबकीय है, मैग्नस है और मैग्नेटाइट है। अभी हमने पढ़ा है मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। तो ए सी का 3 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी और सी में भी दिख रहा है 3 है सी का। आगे आइए,
कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, तो ए का 2 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। डी का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, और बी का हो जाएगा यूनान, मैग्नस यूनान चुंबकीय, कोबाल्ट मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, अचुंबकीय मिट्टी। क्लियर है, ये जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। देखिए यहाँ दे दिया है, उसी चीज को देख लीजिए जरा। चुंबकीय कोबाल्ट है पदार्थ, मैग्नस यूनान मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, और अचुंबकीय मिट्टी हो गया। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गलेरिया के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया था। विचार करिए इस कथन पर। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, सही बात है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, यह भी सही बात है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, यह भी सही बात है। प्राकृतिक चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये गड़बड़ है। आकार तो बहुत होता है, नाल चुंबक होता है, छर चुंबक होता है, गोल चुंबक होता है, वह क्या बोला जाता है, चरखूट होता है, मतलब चरखूट मतलब कि स्क्वायर शेप, इस तरह के बहुत सारे शेप में होते हैं। तो ये कहना गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी बात को यहाँ डिटेल करके लिखा गया है, सेम बात लिखा गया है, इसीलिए इसको नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए 14 नंबर चैप्टर है। निम्नलिखित पर विचार करिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन उपयुक्त में से किस किस कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। बेसिक सा बात है, इसको बोलते हैं हम लोग संघनन की प्रक्रिया। देखिए जब हम गर्म करते हैं पानी तो वाष्पित होकर वातावरण में चला जाता है, ये सही बात है। पौधे वाष्पोत्सर्जन एक प्रोसेस करता है जिससे वातावरण में पानी छोड़ते रहता है गैस के रूप में। लेकिन गिलास के ऊपर आने को संघनन बोलते हैं, मतलब जब गैस से लिक्विड में तब्दील हो रहा हो तो उसको संघनन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? जो मैंने बोला वही चीज यहां पे क्लियर करके दिया है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही को बताइए। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। गलत बात, संघनन से प्रवेश थोड़े ना करता है वायु में, वो तो और वायु से जो जल होता है वो चला आता है, लिक्विड बन जाता है, तो ये आंसर गलत है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी गलत है। वाष्पोत्सर्जन से पृष्ठ पर नहीं आके और हवा में जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यहां कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर, इसीलिए गलत हो गया। सी नंबर कह रहा है वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आते हैं, यही सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो सत्य नहीं है उसको पहचानिए, जो सही नहीं है उसको पहचानना है। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, यह सही बात है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। ये दोनों बात सही है। पूछा था कि कौन सा गलत है बताना है, तो डी आंसर दीजिए। इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों बात सही लिखा गया है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता है, तो इसका आंसर आपका होगा एच.टी. कोलरिज। आंसर क्या होगा? एम.टी. कोलरिज, टी.एम. कोलरिज, टी.एस. कोलरिज नहीं, एस.टी. कोलरिज आपको याद रखना है। कह रहा है एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की
करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। सही बात है। अब समुद्र में कैसे पानी पी लीजिएगा, उतना खारा, नमक इतना ज्यादा रहता, पी नहीं पाइएगा। हमारे चारों ओर वायु, इस चैप्टर को देखते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। एकदम सही बात है, ये बात समझ में आई? सही बात है, क्योंकि सोचिए ना, 78% क्या है वातावरण में, नाइट्रोजन है, 21% आपका क्या ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, 9 और 9 हो गया 90% ना, और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये तो बात आपको समझ में, मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि ये 99 बनाता है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसों, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। ये भी सही बात है, यानी सी आंसर हो जाएगा। दोनों सत्य कथन है, और मैं अभी बता भी दिया आपके सामने, आंखों के सामने देखिए, दिख रहा है। ऑर्गन 0.93% है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी आंखों के सामने ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य नहीं है उसको पहचानना है। गतिशील वायु पवन कहलाता है, ये तो सही है। वायु स्थान नहीं घेरते, ये गलत बात है। बस वायु स्थान नहीं घेरता है, ग्लास के अंदर नहीं है। ग्लास को पानी के टब में उल्टा करके डालिएगा तो ग्लास के अंदर पानी नहीं जा पाएगा, आपको पता है। कुछ दूर पानी जाएगा और जब अंदर करके ऐसे ग्लास को टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो अंदर से बुलबुला कर पानी निकलेगा। तो ये जो बुलबुला बना है, ये क्या चीज़ का पानी, उसके अंदर हवा भरा हुआ था, इसीलिए। तो ये तो गड़बड़ हो गया। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते, ये सब गलत बात है। देख भी नहीं सकते, हर जगह मिलता भी नहीं है। तो 2 और इसका डी आंसर हो जाएगा। 2 और 4 गलत है। आए इसका जवाब दे जरा आप लोग। कथन ए में कह रहा है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। और इसका कारण दे रहा है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये लिखने का तरीका कैसा है, ये कैसे लिख दिया है, ये क्या लिखा है, वायु जो है यहाँ पे डैश देना चाहिए था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ये सही बात है। देखिए सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन आप पहला का ये कारण तो नहीं है। पहला का ही कारण दिख रहा है, उसका कुछ कारण नहीं दे रहा, तो इसका आंसर बी डाल दीजिए कि दोनों सही है बट एक दूसरे का कारण नहीं है। यहां कह रहा है निम्नलिखित पर कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है, तो ऑक्सीजन होता है। और कुछ लाइन लिखा गया, उसे भी पढ़िए। जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जल चक्र के लिए पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा गौर से एक लाइन, पादप और जंतु दोनों श्वसन में तो ऑक्सीजन ही लेता है, पेड़ पौधा भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है। फोटोसिंथेसिस में वो क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन उसको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही जरूरत पड़ता है। 16 नंबर चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग में लाल केचुआ का उपयोग होता है। इन लाल केचुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं, ये सही बात है। अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का पूरा चूरा भोजन के पीसने में केचुए की सहायता करते हैं, ये भी सही बात है। देखिए नीचे सी दिया गया है, आप इसको आंसर को टिक करेंगे सी, यानी कि 1 2 दोनों सही है। इसीलिए आप देखेंगे कि अंडे का छिलका और समुद्री शंख या सीपी का चूरा करके अगर आप डाल देंगे तो उसको कैल्शियम में तब्दील कर देता है वो। देखिए आपको यहाँ पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। केचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या क्रीमी कंपोस्टिंग कहा जाता है। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है।
अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन के पीसने में केचुओं की सहायता करता है। लाल केचुए समुद्र गर्म तथा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को देखे जरा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोग चीजें बनाई जा सकती है, भी सही बात है। कागज आपने यूज किया, उसको जलाया नहीं, उसको ले जाएंगे फिर से पानी में, उसका प्रोसेस करके वहां से कॉटन वगैरह या थोड़ा कम क्वालिटी का पेपर फिर से बन जाता है, ये सही था। दूसरा कहता है कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, सही बात है। कंपोस्टिंग से प्लास्टिक को कुछ भी नहीं आप बिगाड़ सकते, इसलिए प्लास्टिक तो वातावरण के लिए हानिकारक है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। पौधा एवं जंतु के जो अपशिष्ट है उसे खाद में बदला जा सकता है कंपोस्टिंग के द्वारा, केचुआ के द्वारा, ये भी सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ती है, ये सही बात है। चारों बात इसमें सही लिखा गया है। इसका आंसर आइए देख लेते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा, चारों सही यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। इसका जवाब कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहला है खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होता है, ये सही बात है। पशुओं की मृत्यु का कारण बनता है, ये भी सही बात है। शहरों में जल भराव एवं बाढ़ आने का संभावना होता है, नाला वगैरह जाम हो जाता है, ये सारी चीज क्या है प्लास्टिक के प्रयोग से, यानी इसका आंसर डी दीजिएगा। और जानते हैं जो भी सीवेज वगैरह होता है इससे जाम पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दोस्त आपका पूरा का पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। एक वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। मुझे पूरा विश्वास है आपको बढ़िया लगा होगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, ये जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है 7 नंबर चैप्टर, उसे मैं लेकर आऊँगा तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, मेहनत करते रहिए।